नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज मुद्दा है ओबीसी आरक्षण, जिस पर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। कोर्ट ने ओबीसी को 14% आरक्षण देने की भी इजाजत दे दी है, लेकिन कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के आंकड़े जारी कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कमलनाथ ने आंकड़े जारी कर आरोप लगाया कि ओबीसी को पूरा हक नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने पंचायत चुनाव से दूरी बनाने और पूरा फोकस निकाय चुनाव में लगाने की बात भी कही। उधर बीजेपी ने कांग्रेस की मंशा और आरोप पर सवाल उठाए हैं। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। आरोप प्रत्यारोप के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल यही कि आखिर 27 और 35% आरक्षण देने का दावा करने वाले दल अब क्या इससे बच रहे हैं, और कमलनाथ ने पंचायत चुनाव से दूरी बनाने का ऐलान क्यों किया? क्या सिर्फ कांग्रेस का फोकस निकाय चुनाव पर ही रहेगा? ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तू मैं जैसी लड़ाई देखने को मिल रही है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने भाजपा पर ओबीसी के साथ धोखाधड़ी करने का बड़ा आरोप लगाया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने आगामी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत के 875 सदस्य पूरे प्रदेश में हैं। ओबीसी को 98 पद मिले, यानी जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रदेश में कुल 11.2% आरक्षण मिला है। 19 जिलों में जिला पंचायत सदस्य के लिए एक भी पद ओबीसी को नहीं मिला और यही हाल जनपद पंचायत का भी है। इसके साथ ही नाथ ने बीजेपी सरकार पर ओबीसी आरक्षण रद्द कराने की साजिश करने का आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने पंचायत चुनाव में बिना सिंबॉलिक दखलंदाजी नहीं करने की बात भी कही। साथ ही नगरीय निकाय चुनावों में योग्य उम्मीदवार उतारने को कहा। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, शिवराज जी को शर्म नहीं आती कि अपनी छाती ठोक के कह रहे हैं कि हम 35% दे रहे हैं, 30% दे रहे हैं, और असली बात निकली 9 से लेके 10% तक, 11.5%। और 10 जिले हैं जहां जिले में जनपद पंचायत सदस्य का एक भी ओबीसी का पद नहीं है। सरपंचों में 22,424 सरपंच हैं, 2,821 को दिया गया, 12.5%। ये झूठ, बीजेपी का धोखा पिछड़े वर्ग के साथ साबित करता है। ओबीसी आरक्षण को लेकर कमलनाथ के बयान और ग्राम पंचायत से कांग्रेस के दूरी बनाने पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह पर भी हमला करती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह 24 घंटे झूठ बोलते हैं। कमलनाथ भी बंटाधार 2 हो गए हैं। ऐसे लोगों के आरोपों पर जवाब देना उचित नहीं है। आज दिग्विजय सिंह ने फिर एक ट्वीट किया है, वो एक हैंडपंप का दिखा रहे हैं कि देखिए रेत माफियाओं ने इतना खोद डाला है कि वो हैंडपंप दिख रहा है। वो कहाँ का हैंडपंप है? आज से 4-5 साल पूर्व झारखंड के अंदर वो ट्वीट हुआ था। ये कांग्रेस है। ऐसे लोगों की बातों का जवाब देना है क्या? ये 24 घंटे झूठ बोलते हैं, गुमराह करना चाहते हैं। कमलनाथ के बयान से जाहिर है कि पंचायत चुनाव को लेकर उन्हें कोई इनपुट मिला है, और अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें हार का डर सता रहा होगा, क्योंकि पंचायत चुनाव हारे तो निकाय चुनाव की राह तो मुश्किल होगी ही। साथ ही अगले साल होने वाली विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को खूब पापड़ बेलने पड़ेंगे। बहरहाल नाथ के मन में क्या है और पंचायत चुनाव की कांग्रेस क्यों दूरी बना रही है, ये तो वक्त के साथ ही पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आरक्षण को लेकर दिए नाथ के बयान पर सियासी शोर मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। अब आंकड़े बने हथियार, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप गुर्जर, विधायक हैं कांग्रेस से, शंकर लाल तिवारी पूर्व विधायक हैं बीजेपी से, और सुरेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आंकड़ों की बाजीगरी तो हमने बहुत देखी है। जब भी सरकारें चाहती हैं अपने हिसाब से आंकड़े आ जाते हैं और हमले शुरू हो जाते हैं। इस बार कांग्रेस लेकर आई आंकड़े और शिवराज सरकार पर झूठ बोलने का, धोखा देने का आरोप लगा रही। कह रही 12.5 से ज्यादा आरक्षण नहीं मिला ओबीसी वर्ग को।
जबकि 35% का दावा किया जा रहा था, वादे किए जा रहे थे। हालांकि 27% का वादा उनने भी किया था। देखिए शर्मा जी। ब्रजेश जी, यदि मुझसे सवाल है तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सब राजनीतिक आंकड़ेबाजी है, और राजनीतिक आंकड़ेबाजी पहले भी दूसरी पार्टियां भी दे रही हैं, अब कमलनाथ जी ने भी दे दी है। राजनीतिक आंकड़ेबाजी इस मायने में है कि जब 14% मिल रहा था, 27% देने की बात की, और सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते 0% हो गया, 0% से वापस 14% हो गया। तो इसके पीछे कौन कौन शामिल है? क्या ये मध्य प्रदेश की जनता नहीं जानती है क्या? एक बात, कौन ने कितने अच्छा काम किया और कौन ने कितना बिगाड़ा, इसका एनालिसिस सबने कर लिया है। इसलिए आवाज नहीं आ रही जी, मेरी आवाज देखिए मिल भाई रही है? तिवारी जी को आवाज नहीं आ रही। जी शर्मा जी बोलिए। हाँ, तो ये एक तो ये विषय है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा हर चैनल पर एक टिप्पणी करता हूं कि नेता जो होते हैं वो बहुत जिम्मेदार हैं। हम सब लोग उनको बड़ी बारीकी से देखते हैं, उनके द्वारा बोले गए एक एक शब्द हम लोग खबर बनाते हैं जी। यदि इसमें शब्दों की वजनदारी नहीं रहेगी और गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल होगा तो जनता में इंपैक्ट क्या पड़ेगा? ये दो बातें बहुत शुरुआती दौर में मैं कहना चाहता हूं। फिर मैं आता हूं इस बात पर कि सरकार ने हमेशा ये कहा है कि 35% तक भी आरक्षण जा सकता है। इसका मतलब ये है कि वो एग्जाई 35% नहीं है। जिन आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। ये वो देख रहे जी हैं तिवारी जी इधर दुरुस्त देख करवा रहे हैं उसको। जी। तो ये जो है, जो प्रतिशत निकालने का आंकड़ा है वो ठीक वैसा ही है जैसे प्रति व्यक्ति आय है। अब बहुत गरीब आदमी है, उसकी भी आप 1 लाख रुपया आय बता रहे हो, और जी। दूसरी तरफ आंकड़ों की आप जो है बाजीगरी तो हमने देख ली और सरकार पे हमले भी हो रहे हैं। एक और सवाल भी खड़ा होता है कि क्या वजह है कि कमलनाथ जी ने कहा, जब वो पहले तो कह रहे थे पंचायत चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, अब वो कह रहे हैं सिंबल के आधार पर नहीं होते, इसलिए हम तो पूरी मेहनत और पूरा फोकस नगरीय निकाय पे करेंगे। तो इसको क्या पलायन समझें क्या शर्मा जी? नहीं, राजनीति में मैं तो इसको रणनीति कहूंगा। उनकी रणनीति है कि बहुत ज्यादा गेन करने की पोजीशन में हम नहीं हैं, तो हम पहले ही झटके में कह देते हैं कि नहीं नहीं हम चुनाव नहीं लड़े, हम निकाय के चुनाव में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो एक चीज। दूसरी बात, एक और चीज है ब्रजेश जी, राजनीतिक पार्टियों में हम दो चीजें देखें। देखिए बीजेपी में दो बड़े नेता हैं, एक भाजपा के अध्यक्ष हैं वो ब्राह्मण है, यानी कि स्वर्ण समाज से आते हैं, वो ओबीसी में नहीं है। मुख्यमंत्री जो है वो ओबीसी से आते हैं। यदि मान लो अन्य किसी क्षेत्रों में देखते हैं तो हमें पिछड़े वर्ग के और जो है अन्य समुदायों के लोग भी मिल जाते हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष कौन है? स्वर्ण समाज के हैं। नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया? स्वर्ण समाज को बनाया। बातें काय की जा रही हैं? ओबीसी की। भाई आप नेता प्रतिपक्ष ओबीसी का बना देते। यदि आपको नेता प्रतिपक्ष रहना था तो आप जो है प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी का अरुण यादव जैसा आदमी बना देते। तो इसमें केवल हमारे गुजर साहब जो हैं इनको ही बना देते, ये भी बड़े सक्षम हैं, मैं इनको जानता हूं। तो कुल मिलाकर के ये पोजीशन है कि जहां आप कह रहे हो वो संदेश में भी जा रहा है क्या? राजनीति का एक सबसे बड़ा मुद्दा है विश्वास का, और विश्वसनीयता और विश्वास जो है वो जब तक आप दिखाएंगे नहीं और जनता स्वीकार नहीं करेगी तब तक दिक्कत रहती है। तो इसलिए आरक्षण के संबंध गुर्जर साहब, और तो आपके आंकड़ों पर भरोसा कौन करेगा? ब्रजेश जी एक बात, मैं फिर एक बात और कहूंगा जो मैं आमतौर से कहता हूं और सभी मित्रों को मेरी बात सुनना चाहिए। आरक्षण राजनीतिक योग्यता का पैमाना नहीं है। आप जितना आरक्षण की बात कर रहे हो इसका मतलब ये है कि आप प्रतिभाओं का आप पहले भी कई बार ये बात दोहरा चुके हैं शर्मा जी, आपने हर मंच पे कहा। बार बार कहने की बात है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में लेकिन आज तो आंकड़ों पर ही बात कर रहे हैं हम। और गुर्जर साहब, आप ओबीसी की बात तो कर रही है आपकी पार्टी, लेकिन ओबीसी के नेता को आगे नहीं बढ़ा रही, जो शर्मा जी भी सवाल उठा रहे हैं। और क्या वजह है कि आप पंचायत चुनाव से पलायन कर रहे हैं, या इसकी आपकी रणनीति है कि वहां पे आपको पाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए पहले ही कह दो कि हमारा इंटरेस्ट वहां नहीं है, हमारा तो नगर निगम पे है, क्योंकि 16 नगर निगम है और 16 पे ही बीजेपी का कब्जा था, 2-4 भी मिल जाएंगे तो कम से कम कह सकते हैं कि हमने छीन ली। जहाँ तक कमलनाथ जी की बात है, निश्चित रूप से कांग्रेस हमेशा पंचायत चुनाव में रिफॉर्म की राजनीति पे चलती रही है, और जहाँ तक हमेशा दूरी रही है, और हमेशा नगर निकाय में एक पार्टी के लेवल पे चुनाव लड़ती रही है। इसलिए उन्होंने और कांग्रेस हर कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में रिफॉर्म रहता है। हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज? आ रही है? बराबर आ रही है, बोलिए।
जी तो ये रणनीति की तहत नहीं, एक तरह से बीजेपी हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो पिछले जो आरक्षण हुआ था उस समय के आंकड़े उठा ले और अभी के आंकड़े उठा ले, तो आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन झूठ नहीं बोल वो तो रहा है। सारा ठीक रहा, आप पर फोड़ रहे हैं ना कि आप कोर्ट चले गए, वो तो 27% आरक्षण के साथ चुनाव में चले गए थे, तारीखें घोषित हो गई थी, इसके बावजूद आप लोग कोर्ट गए तो वो 14% भी छिन गया था, 0 पे आ गए थे, अब 14 मिला, जश्न मनाया उन्होंने, और अब आप फिर नए आंकड़े ले आए। नहीं, जश्न मनाने की बात है, ओबीसी के साथ छल करके वो जश्न मना रहे, इसलिए हमारा विरोध है। और जहां तक आंकड़ों की बात है, तो निश्चित रूप से आप धरातल पर जाके देखें, कई जगह जहाँ आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिलता। हमारे क्षेत्र में भी डाबली एक गांव है, वहाँ पे एक भी हरियाणी वहाँ एससी की सीट घोषित शासन ने कर दी। और मेरा ये कहना है कि जो जिस शासन अभी भारतीय जनता पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी का दायित्व करते हुए कि वो ओबीसी को कोर्ट में भी शासन की तरफ से ओबीसी के प्रतिनिधि के रूप में ही सरकार जाएगी, तो वहाँ किस प्रकार से अपना पक्ष रखती है वो कोर्ट उस पर डिपेंड करता है और फैसले उस पर आधार पर दिए जाते हैं। एक सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कि आप ओबीसी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ओबीसी के नेता को आगे नहीं बढ़ा रही आपकी पार्टी, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं, किसी भी महत्वपूर्ण पद पर नहीं, ओबीसी का नेता। ये तो हमारे पार्टी का नहीं हो, ऐसे तो ओबीसी को अधिकांश अभी भी नगर निकाय में और इसमें भी बात ओबीसी को ज्यादा आरक्षण देने की बात हमारी पार्टी और हमेशा कांग्रेस ओबीसी के लिए हमेशा बात करी। हमारे विधानसभा 27%, मतलब अगले पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पिछड़ों को आगे नहीं ला रहे। पिछड़ों से आप हमारी बात सुनिए, 27% आरक्षण कमलनाथ जी ने दिया और 10% सामान्य वर्ग के लोगों को भी आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था। तो कांग्रेस हर वर्ग को साथ में लेकर चलना चाहती है, और जिस प्रकार से बीजेपी और जो छुपा एजेंडा है आरक्षण समाप्त करने का, वो पिछड़े वर्ग से ही उनकी शुरुआत होने की, पिछड़े वर्ग की क्या प्रतिक्रिया होती है उस पर वो डिपेंड कर रहा है कि उसका देख रहे हैं तिवारी जी, आपका जो छुपा एजेंडा है उस पर आप अमल करवा रहे हैं, इसलिए 14% का हक कोर्ट ने दिया था, वो भी पंचायत चुनाव में आपने पूरा नहीं दिया, ज्यादा से ज्यादा 12.5 दिया आपने, जो कमलनाथ जी का दावा है, मतलब ठगा गया है ओबीसी को। तिवारी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही तिवारी जी। म्यूट है तिवारी जी, आपकी तरफ से म्यूट है तिवारी जी, आपकी तरफ से म्यूट है, म्यूट ओपन करिए आप। जब आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही थी तिवारी जी, तब आपकी आवाज बड़ी बुलंद आ रही थी। तिवारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तिवारी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई तकनीकी खामी है। मैं हमारी टीम से कहूंगा कि वो आपसे दोबारा संपर्क करें और जोड़ने की कोशिश करें। शर्मा जी, जवाब तो आया नहीं जो आपको सवाल उठाया था, लेकिन रणनीति जो भी हो, जो आपने पहले भी कहा था कि आरक्षण के आप पक्ष में नहीं हो, लेकिन जो संविधान ने अधिकार दिया है उसके तहत तो कम से कम मिलना ही चाहिए था। लेकिन हम देख रहे हैं कि बीडी शर्मा से जब ये सवाल किया जाता है तो वो हैंडपंप का जिक्र छोड़ते हैं। भरे जा चुके थे, चुनाव प्रचार शुरू हो गया था, भाईजान चले गए हाईकोर्ट। जी तिवारी जी की आवाज आ गई है। कुछ मिला नहीं तो बड़े मियाँ चले गए तनखा साहब सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जब बात निकली तो इतनी दूर चली गई कि महाराष्ट्र के तर्ज पे चुनाव होंगे और नतीजा शून्य रहा। अभी ठीक कहा है मेरे वरिष्ठ पत्रकार जी ने, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा है कि ये राजनीतिक आंकड़ेबाजी है। धरातल की स्थिति तो ये है कि कहीं 35% 30% भी आरक्षण ओबीसी को मिला है। जहाँ अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या ज्यादा रही वहाँ उन्हें कुछ कम मिला, पर जहाँ अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बहुत अधिक नहीं रही वहाँ ओबीसी को निश्चित रूप से 50% के भीतर पूरा आरक्षण हुआ। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के बीच उसमें 49 नहीं हुआ, और 50 कमलनाथ की होते तो कर पाते। आंकड़ों का जवाब तो आंकड़ों से ही देना पड़ेगा ना, लेकिन और जब ये कह देने से नहीं कि बहुत सारी जगह 50 भी मिला है 35 भी मिला है, वो तो आंकड़े पेश कर रहे हैं ना। तो आपको लाना चाहिए था, आपकी सरकार को आंकड़े लाना चाहिए थे, आपके प्रदेश अध्यक्ष को आंकड़े लाना चाहिए थे
लेकिन आंकड़ों की चुनाव में सवाल पर एक वो तो हैंडपंप लेके खड़े हो गए झारखंड का। एक एक वार्ड के इतना आरक्षण हुआ, उतना आरक्षण हुआ। मेरे बड़े भैया ने ठीक कहा, पत्रकार जी ने, ये तो आंकड़ों की बाजीगरी है, और आंकड़ों की बाजीगरी तो उन्हीं उन्होंने आंकड़ों से ठीक कहा तिवारी है, जी, कभी करते उन्हीं हैं। आंकड़ों से आप जी तो कमर्ट किसी बात अवार्ड ले की लेते हो, बात उन्हीं आंकड़ों से कई अवार्ड लिए हैं आपने। कि पंचायत चुनाव से मेरा कोई लेना देना नहीं, पंचायत चुनाव में और हम कोई दखल नहीं देंगे। पंचायत चुनाव से उनने चुनाव के पहले ही हार मान ली। कमलनाथ जी समझदार आदमी, वो दिग्विजय सिंह की तरह नहीं कहते रह गए कमलनाथ जी को कि मेरी जेब में इधर 10 MLA पड़े, इधर 15 MLA पड़े। चिंता न करना कमलनाथ, चढ़ जा सूली में, भली करेंगे हम। कमलनाथ तिवारी जी, समझ आपकी गया कि पार्टी तो कहती है ब्राह्मण बनी है मेरी जेब में। विधानसभा के पहले कांग्रेस के लिए वाटरलू का मैदान साबित होने वाला है। जहां तहां इनके कैंडिडेट नहीं खड़े होंगे। भाजपा के लोग तमाम जगह से निर्विरोध जीत के, जो भाजपा के समर्थक कार्यकर्ता है, भाजपा के विचारधारा से जुड़े लोग हैं, और जो कर्मठ है क्षेत्र के अंदर, जो लोगों की सेवा करते चले आ रहे हैं, ऐसे लोगों के जीतने की कामना माननीय VD शर्मा जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने की है, माननीय शिवराज सिंह जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने, और यही कामना की है कि इन चुनावों में वो लोग जीत के आए जो जनता की सेवा करने की ललक रखते हो, जो विकास कार्यों को, प्रधानमंत्री जी के कामों को, मुख्यमंत्री जी के, राज्य सरकार के कामों को जो जनता तक पहुंचा सकते हैं, उनके लिए संवाहक का काम करे ये पंचायत संस्था है। और मैं सोचता हूँ कि पंचायत चुनाव में कमलनाथ जी को जब बहाना नहीं मिला, नहीं EVM का बहाना कर देते कांग्रेस के लोग, अब बीजेपी ने कह दिया कि मतपत्रों से चुनाव होंगे, बैलेट पेपर से। अब EVM तो बची नहीं, तो हाय अल्लाह पाड़े में पाड़े, बोले आरक्षण में जो आरक्षण हुआ उसमें भाजपा ने तो अपना छुपा एजेंडा। तिवारी जी, अरे भैया, तिवारी जी, वार्ड वार, तिवारी जी, जिले वार एक स्टैटिस्टिक्स तिवारी जी तैयार के पास हुआ, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? रखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसका परीक्षण किया, उसके लिए 3 दिन की तिवारी जी, पेशी पड़ी, और उसके बाद ये तिवारी लागू जी, हुआ। इसमें अपने मन से तिवारी जी, कमलनाथ जी हो और चाहे कोई दीनानाथ जी हो, क्या कर तिवारी सकते जी, हैं? सुप्रीम तिवारी कोर्ट ने जी, जो कहा है, तिवारी वो जी, कर रहे हैं। भ्रम फैलाना तिवारी जी, ओबीसी को, मुझे लगता है धारा कि प्रवाह उनको शुरू हो गया। आरक्षण आप सुनिए तो, सोचता पर्याप्त हूं समय ले लिया कि आपने, आप मेरे एक आपको सवाल कोई का तो सफलता जवाब दे दीजिए तिवारी आपका जी। स्वभाव है सांप्रदायिक आधार पर, तिवारी जी, आपका तिवारी स्वभाव है जी, अगड़े पिछड़े की लड़ाई कराना। ये कांग्रेस की संस्कृति रही है। 70 सालों में कांग्रेस ने लोकतंत्र आम आवाम के पास पहुंचने नहीं दिया। तिवारी कहीं जी, हिंदू, मुस्लिम, चले मैं आपके कहीं पास लौटूंगा। आपने सोच लिया आज तिवारी जी कि फुल स्पीड में चलेगी आपकी बुलेट ट्रेन, सवाल ही सुनने को तैयार नहीं आप। ठीक है गुर्जर जी, उन्होंने तो कह दिया कि आपकी रणनीति नहीं है, आपने पहले ही हथियार डाल दिया, आपको अब बहाना नहीं मिल रहा था, इसलिए आपने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो गांव-गांव तक जो समर्थित हैं कांग्रेस के, वो आपके लिए किले लड़ाते रहे, दरियां बिछाते रहे, आपने उनको अपने हाल पे छोड़ दिया। उनके लिए मेहनत करने को तैयार नहीं है पार्टी कि आइए कांग्रेस समर्थित ही जीत जाए पंचायतों में। जी गुर्जर जी, जहाँ तक कल्याण का सवाल है, निश्चित रूप से आपको देख लेना, आपके संवाददाताओं को भी गांव-गांव पहुंचाना, जहाँ कांग्रेस के समर्थक एक ही वार्ड में 3-3, 4-4 लोग लड़ते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति लड़ता है। और तो तभी तो वो संकल्प ले रहे हैं। BD शर्मा कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जीत कर आएंगे सब जगह, क्योंकि आपने उनको अपने हाल पे छोड़ दिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। आपको सामंजस्य बनाना चाहिए था, आपको बाकी के लोगों को बिठाना चाहिए था, मुकाबला करवाना चाहिए था बीजेपी से, लेकिन आपने अपने हाल पे छोड़ दिया उनको। नहीं, हाल पे नहीं छोड़ा, हम सब लोग पूरी ताकत के साथ, कांग्रेस कार्यकर्ता इतनी मजबूती के साथ लड़ेगा कि अब भारतीय जनता पार्टी को पता पड़ेगा कि चुनाव में क्या परिणाम आए। तो फिर कमलनाथ जी क्यों कह रहे हैं? आंकड़े की बात है, नहीं वो तो उन्होंने तो चुनाव तो होंगे, तो आम व्यक्ति तो और कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव तो निश्चित रूप से लड़ेगा ही। और जहाँ तक आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, पहले 13 जिलों में पंचायत जो होते थे, अब 4 वो होंगे। आंकड़े हमने अपनी रिपोर्ट में दिखा दिए गुर्जर जी, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं
उनका साथ नहीं दोगे क्या आप भी विधायक हो, आपके क्षेत्र में बिल्कुल, कांग्रेस के लोग अभी चुनाव हमारा लड़ेंगे, क्षेत्र में कांग्रेस समर्थक जो आपके लिए काम करते रहे पूरे विधानसभा क्षेत्र में, वो यदि पंच का चुनाव लड़ेंगे, सरपंच का चुनाव लड़ेंगे, तो आप उनका समर्थन नहीं करोगे कि वो जीते? पंच सरपंच में तो हम बोलेंगे नहीं, पर जनपद में जरूर, जिला पंचायत में जरूर हम उनको जो भी सहयोग है वो बिल्कुल निःशुल्क से हम करेंगे। लेकिन फिर कमलनाथ जी क्यों कह रहे हैं कि हमारा ध्यान कमलनाथ इस जी पर वो- नहीं है, फोकस नहीं है हमारा, हम तो नहीं, नगर नहीं, निगम पे ध्यान देंगे, नगर वो पालिका पे ध्यान वो देंगे? तो वो पार्टी लेवल पे जो चुनाव हो उनकी बात कर रहे हैं कमलनाथ जी, जहाँ मैंडेट के आधार पर चुनाव होंगे। हेलो तो यहाँ हेलो पे मैंडेट के आधार पर नहीं होते, लेकिन कार्यकर्ता तो रहता है, आपका चुनाव लड़ता है, आपका समर्थक करता है, आपके सरपंच समर्थित रहते हैं, बाद में तो आप दावा करते ही हो ना कि ये कांग्रेस समर्थित है, कांग्रेस का सरपंच है, और जब वो चुनाव लड़ने जा रहा है तो आप उसके साथ नहीं है पार्टी। वो खुद भी चाहता है कि हमारा कार्यकर्ता हम सबको स्वतंत्र कर दिया जाए, हम सब लड़ना चाहते हैं, तो एक ही स्थान पर कई उम्मीदवार रहते हैं, और सरपंच जो गांव का चुनाव रहता है तो पूरे गांव के लोग जो अच्छे लोग हैं उनको चुनने का जनता का प्रयास रहता है कि अच्छे लोग लड़े। तो हम सरपंचों में तो मेरे मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में तो मैं सरपंच तो सभी लोग लड़ते हैं, जनपद में और जिला पंचायत में हम जरूर जो हमारे कांग्रेस जो मजबूत लोग हैं उनको सहयोग करते हैं हम। तो अब तो सरकार भी 5 लाख से लेकर 15 लाख तक का निर्विरोध चुनने पर दे रही है, इनाम दे रही है, पुरस्कार दे रही है, और 3 घोषणाएं भी कर दी 50 लाख तक की पुरस्कारों की पहले पंचायत। के आंकड़े उठा के देखो ना, कब उनको पुरस्कार की घोषणा होती है और मिलता कब है, और मिलता है कि नहीं मिलता है, थोड़ा तलाश तो कर ले आप लोग। ठीक है, तिवारी जी घोषणा तो कर देते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। तिवारी जी सुन पा रहे हैं? शर्मा जी को दिखाइए। तिवारी जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है आज मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। शर्मा जी, आंकड़ों की बाजीगरी भी हो गई, लेकिन आपने सही कहा कि जनता सब समझती है, लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं, दिलीप जी भी कह रहे हैं कि नहीं हम तो समर्थन देंगे, हमारे कार्यकर्ता होंगे, और तिवारी जी कह रहे हैं कि वो तो पलायन कर लिया, उन्होंने हार पहले से ही स्वीकार कर ली। इस रणनीति को आपने जो पहले भी कहा था, रणनीति का हिस्सा है या सिर्फ कांग्रेस जैसे पहले भी कर चुके हैं, दिग्विजय सिंह शासनकाल में हमने देखा बिना सिंबल के भी चुनाव हो चुके हैं पार्षदों के, तो इस तरह से कैसे मुकाबला करोगे? क्योंकि माहौल तो 2023 का इन चुनाव से ही बनेगा, हम इसको सेमीफाइनल के रूप में भी देख सकते हैं। तो कांग्रेस पर कैसे दावा करेगी कि हमारे सरपंच हैं? देखिए, कांग्रेस को दावा करने से कहां जो है रोका जाएगा। कांग्रेस ये कहेगी कि हमारा जो है इस जिले के अंदर इतने इतनी ग्राम पंचायतें हैं, उनके अंदर इतने सरपंच जीत के आए, तो इसके लिए कौन रोक देगा? मीडिया वाले ये कहेंगे क्या कि आपने पहले घोषणा की थी तो आप दावा क्यों कर रहे हैं? मूल बात यह है कि एक सबसे बड़ी रणनीति है कि जो पंचायत के चुनाव हैं वो सिंबल के आधार पर नहीं लड़े जाते, इसलिए उस पर दलीय एनर्जी खर्च करने की, मैं जो जहां तक मैंने समझा, दलीय एनर्जी खर्च नहीं करना चाहते। और वो जहां पर सिंबल के आधार पर चुनाव होने का, जैसे दिलीप जी ने कहा है कि जहां जिला पंचायत और बाकी के लोग जो आ रहे हैं उन स्थानों पर जो है ये अपने अपने कैंडिडेट जिताने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है जिला पंचायत पर कब्जा किया जा सके या जिला पंचायत में बड़ी ताकत बनाई जा सके। सरपंचों के मामले में पार्टी लेवल पर नहीं उतरने का मामला है ही नहीं, तो पार्टी लेवल पर मेहनत भी नहीं करेंगे। मेहनत नहीं करेंगे का तात्पर्य ये नहीं है कि स्थानीय कार्यकर्ता आपस में मेहनत नहीं करेंगे, जिले का अध्यक्ष मेहनत नहीं करेगा, मंडलम का जो नेता है वो मेहनत नहीं करेगा, या वो क्षेत्र का विधायक जो है एक दल का प्रदेश अध्यक्ष उस छोटे चुनाव को भी, लोकतंत्र से सब छोटी इकाई को भी इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, एक एक बूथ पर फोकस कर रहे हैं, और जो विपक्षी दल है वो यदि फोकस नहीं करेगा तो इसको कैसे, कौन सी रणनीति माने हम? ये सफल रणनीति मानते हैं? ये अब रहा भाजपा का प्रश्न। तो देखिए, भाजपा का क्या जनाधार इतना ज्यादा है, भाजपा के पास कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि वो हर स्थान पर चुनाव लड़ाने की जैसी स्थिति पर हैं। उनके पास योग्य और प्रभावशाली, जैसे दिलीप जी ने कहा कि हम प्रभावशाली लोग जो है लड़ाएंगे तो जिले पंचायत में लड़ाएंगे, तो इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ नीचे तक प्रभावशाली कार्यकर्ताओं का अभाव है। भाजपा में कार्यकर्ताओं की भरमार है, कुछ कांग्रेस से चले गए, कुछ पुराने थे, तो इसलिए कोई बहुत प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसलिए उनको तो कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने का मौका मिल रहा है। जो कार्यकर्ता सत्ता में भागीदारी नहीं मिल पा रही थी जिनको, वो इस तरह से जो है त्रिस्तरीय पंचायत राज में उनको भागीदारी मिल जाएगी। तो भाजपा का बड़ा मिशन है, कांग्रेस का एक मिशन है कि हमको कैसे कैसे निकाय चुनाव में 1-2 जो है मेयर ले आएंगे तो हमारा जो है एक परचम हो जाएगा कि कमलनाथ जी थे तो उन्होंने जो है इतने मेयर जिता लिए। तो ये एक वातावरण अलग है। जहां तक अब आती है
आरक्षण वाली बात, मैं फिर से आपको ब्रजेश जी उसी बात पर ले जाऊंगा कि आरक्षण के मामले में भ्रम ज्यादा फैलाया जा रहा है, वास्तविकता नहीं बताई जा रही। वास्तविकता ये है कि आप 14% से आरक्षण देने की स्थिति में नहीं है और उसके कारण आपको कभी कई दिक्कतें आती। मैं इस बात पर भी मेरी चिंता व्यक्त कर रहा हूं कि जिन गांवों में उन समुदाय के लोग नहीं है, अभी दिलीप गुर्जर जी ये बात कह रहे थे कि उनके गांव में अनुसूचित जाति के लोग नहीं है उसमें, और उस गांव के अंदर वो आरक्षित करके अनुसूचित जाति दे दिया। आपका बाहर का गांव का आदमी को पकड़ के ला करके आप चुनाव कराएंगे? तो ये आरक्षण व्यवस्था को देखने वाले लोगों को वो जनसंख्या के आधार पर करते हैं, तो वो उसके अंदर ये जो कहीं कहीं भूल जोड़ चूक, तो आरक्षण व्यवस्था पे तो पहले भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे और शर्मा जी ने भी सवाल उठाए। क्योंकि समय नहीं है, तिवारी जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी इसलिए वाजिब हक नहीं मिल पाया। जी अभी जो उन्होंने कहा कि आरक्षण के मामले में भ्रम फैलाने के अलावा कहीं कुछ नहीं है, सत्य कहो लेकिन कागज कोरे, ये स्थिति बनी हुई है। वास्तविकता ये है कि वार्ड वाइज और पंचायत वाइज जो आरक्षण की स्थिति है वह 50% के भीतर प्रदेश के अंदर हुई। एक बात उन्होंने मुद्दे की कही है, आंकड़े हैं और आंकड़ों का क्या है, वादे हैं, वादों का क्या, इसी तरह से मुझे लगता है। लेकिन असली आंकड़े तो चुनाव के बाद आएंगे कि ओबीसी वर्ग के कितने जीते। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक आंकड़े तो कमलनाथ जी ने जारी कर ही दिए, दूसरे आंकड़े आना बाकी है। ये आंकड़े बताएंगे, असल आंकड़े होंगे कि ओबीसी वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण मिला, कितने लोग ओबीसी वर्ग के जीते। फिलहाल तो आंकड़ों पर सियासत जारी है और ये सियासत क्या रंग लाती है, किसके पक्ष में जाती है, किसके खिलाफ जाती है, ये पंचायत चुनाव के बाद पता चलेगा। फिलहाल मुद्दा तो है मैं आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।